जब हमें इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एनालाइज करना होता है तो हमारे लिए 3 मुख्य इंडिकेटर्स ट्रैक करना ज़रूरी हो जाता है। इसमें से सबसे पहला है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज यानी कि ICI। ICI में 8 कोर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ देखा जाता है। फॉर इंस्टेंस कोल इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी कि पावर जनरेशन, फिर स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और रिफाइनरी। तो इन 8 सेक्टर्स में कितना ग्रोथ हो रहा है, ये ग्रोथ देख के हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रीज की ओवरऑल ग्रोथ का एक अंदाजा आ जाता है। अब ये जो 8 सेक्टर्स है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि IIP का ऑलमोस्ट 40% कंप्राइज करता है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेकंड वो डेटा है जो हमें हर मंथ ट्रैक करना ज़रूरी हो जाता है। और इनफैक्ट ये 8 सेक्टर्स के अलावा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी देखा जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे फार्मा है, ऑटो कंपोनेंट्स है, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कैपिटल गुड सेक्टर्स है, इनमें प्रोडक्शन कितना हो रहा है ये भी इंक्लूड किया जाता है IIP में। तो IIP जो है वो एक ब्रॉड बेस्ड मेजर है और दोनों इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये वॉल्यूम ग्रोथ हमें दर्शाता है, वैल्यू बेस्ड नहीं, वॉल्यूम ग्रोथ यानी कि टन्स में कितना ग्रोथ हो रहा है प्रोडक्शन में, ये हमें दिखाता है। तो एक तरह से आप देखो तो ICI और IIP दोनों इंडस्ट्रीज में, इंडिया के इंडस्ट्रीज में सप्लाई साइड मोमेंटम कितना है इस चीज को हमें दर्शाता है। डिमांड कितना है ये चीज हमें पता नहीं चल सकती, ये तो हमें कंजम्पशन डेटा देखने से पता चलेगा, लेकिन सप्लाई साइड यानी कि प्रोडक्शन ग्रोथ कितना है ये चीज हमें इन 2 डेटा से पता चल सकता है। थर्ड इंटरेस्टिंग डेटा जो हमारे लिए ट्रैक करना जरूरी है वो है HSBC का PMI परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। अब परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है वो सॉफ्ट डेटा है, हार्ड डेटा नहीं है। क्यों सॉफ्ट डेटा है? क्योंकि ये एक सर्वे बेस्ड मेजर है। सो फॉर इंस्टेंस 400-500 फर्म्स जो होती है इंडिया की, उनमें जो परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं उनका सर्वे लिया जाता है और ये सर्वे में जाना जाता है कि उनको नए ऑर्डर्स कितने मिल रहे हैं और ऑल्सो उनके पास इन्वेंट्रीज कितनी है। तो अगर ज़्यादा नए ऑर्डर्स मिले तो इससे हमें पता चलता है कि बिजनेस सेंटिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव, बिजनेस कॉन्फिडेंस हाई है या नहीं। तो अगर उनको नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसका इम्पैक्ट सीधा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में या इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में दिखे। क्यों? क्योंकि अगर नए ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं और वो लोग फुलफिल करने के लिए एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को ड्रॉ डाउन कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को यूज कर रहे हैं, जैसे कि कोल, स्टील या सीमेंट उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है वेयर हाउस में, उसका यूसेज कर रहे हैं, तो नेचुरली इसका मतलब क्या है कि वो लोग जो अपस्ट्रीम सेक्टर्स है, कोल, स्टील, सीमेंट, उनको ऑर्डर्स नहीं कर रहे अभी तक। वो कब करेंगे? जब उनको नए ऑर्डर्स आगे जाके मिले और उनकी जो एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी है वो ड्रॉ डाउन हो जाए, तब वो नए ऑर्डर्स। तो ICI में जो इम्पैक्ट है नए ऑर्डर्स का या IIP में जो इम्पैक्ट है नए ऑर्डर्स का, वो लैग्ड इम्पैक्ट हो सकता है आगे जाके। इस अक्टूबर 2025 में HSBC का PMI प्रिंट जो है वो 59.1 रहा है, जो कि पिछले 17 सालों में सबसे हाईएस्ट फिगर रहा है। एक तरफ HSBC का PMI प्रिंट बहुत पॉजिटिव है, दूसरी तरफ इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज यानी कि 8 कोर सेक्टर्स में आप टोटल ग्रोथ देखो तो वो फ्लैट है, 0% ग्रोथ रहा है ईयर ऑन ईयर। तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज 8 सेक्टर्स का ग्रोथ देखने से शायद आपको ऐसा लगे कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल इंजन है वो स्लो डाउन हो रहा है, इंडिया की फिजिकल इकोनॉमी जो है वो रुक रही है, लेकिन दूसरी तरफ PMI इंडेक्स जो है वो हाई है। तो ऐसा क्यों? वेल अगेन जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि उनके पास, कंपनीज के पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हो, लेकिन एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री वो लोग यूज कर रहे हो, तो नए ऑर्डर्स उनको वो अभी अपस्ट्रीम सेक्टर्स में नहीं दे रहे हो, शायद आगे जाके दे। अभी के लिए इंडेक्स हमारे जो 8 सेक्टर्स है उनका प्रोडक्शन ग्रोथ जो है वो काफी म्यूटेड है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी तरफ हेडलाइन फिगर जो है यानी कि 0% ग्रोथ जो है हमारे 8 सेक्टर्स में, वो देखने से हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से सेक्टर्स में स्लो डाउन है, कितना स्लो डाउन है और क्यों है। तो इस चीज को जो है, ये जो हेडलाइन फिगर है 0% ग्रोथ का, इस चीज को हम इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स में ग्रोथ है और कौन से सेक्टर्स में स्लो डाउन है, और है तो क्यों है, राइट। और हम ये जानेंगे, इंपॉर्टेंट टेक अवे इस वीडियो से ये होगा कि ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में स्लो डाउन दिख रही है ये एक टेम्पररी स्लो डाउन है, स्ट्रक्चरल स्लो डाउन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कोल सेक्टर के ग्रोथ को देखने से। अब कोल सेक्टर जो है उसका टोटल वेट इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में 10.33% है और कोल सेक्टर में मैसिव कॉन्ट्रैक्शन है, मैसिव डिक्रीज है
एट 8.5%। कोल सेक्टर इतना शार्पली क्यों गिरा है, कोल प्रोडक्शन जो है वो इतना शार्पली क्यों गिरा है? वेल, इसका रीज़न ये है कि इंडिया में इस बार जो मानसून रही है वो एक्सटेंडेड मानसून रही है। स्पेसिफिकली जो कोल बेल्ट है यानी कि झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उनमें अक्टूबर में भी बारिश रही है। नॉर्मली साउथ वेस्ट मानसून जो है वो सितंबर एंड में खत्म हो जाती है इंडिया में, लेकिन इस बार अक्टूबर में भी मानसून रही है। और इनफैक्ट उड़ीसा में तो साइक्लोन भी आया था एट द एंड ऑफ अक्टूबर। तो इस वजह से क्या है कि हमारी जो ओपन कास्ट कोल माइंस है उनमें पानी भरा रहा है, जिसकी वजह से जो हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कोल का प्रोडक्शन इस बार इतना शार्पली गिरा है। और इनफैक्ट इंडियन रेलवेज जो है वो लोडिंग का डेटा रिलीज करता है एवरी मंथ। तो कोल लोडिंग को अगर हम देखें, कोल लोडिंग का डेटा, तो अक्टूबर 2025 में 2.5% कम लोडिंग हुआ है इंडियन रेलवेज में कोल का। तो ये भी एक तरह से कोल प्रोडक्शन जो है जिस 8.5% से जो रिड्यूस हुआ है उसको सपोर्ट करता है ये डेटा। और ऑल्सो अगर आप सितंबर महीने तक का यानी Q2 का कॉर्पोरेट रिजल्ट्स देखो, स्पेसिफिकली कोल इंडिया का, तो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में भी आपको यही चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी। हालांकि अक्टूबर के रिजल्ट्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के रिजल्ट्स जनवरी में रिलीज होंगे, लेकिन सितंबर तक का भी जब मानसून थी तब का आप कोल इंडिया का डेटा देखो। तो सबसे पहले कोल प्रोडक्शन की बात करें तो अक्टूबर महीने में कोल प्रोडक्शन सिर्फ 56.4 मिलियन टन्स का रहा कोल इंडिया का, जो कि पिछले अक्टूबर में, अक्टूबर 2024 में 62.5 मिलियन टन्स का था। सो ऑलमोस्ट 10% कम प्रोडक्शन किया है कोल इंडिया ने, जिसकी वजह से उनका जो रिजल्ट रहा है वो भी क्वार्टरली रिजल्ट काफ़ी ख़राब रहा है। सेल्स आप देखो तो 3% रिड्यूस हुए हैं और नेट प्रॉफिट देखो तो 31% रिड्यूस हुआ है, क्योंकि कोल इंडिया की फिक्स्ड कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर प्रोडक्शन कम हुआ, कोल का सेल्स कम हुआ, तो नेचुरली उनके नेट प्रॉफिट पे एक डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट दिखेगा। ये थी कोल सेक्टर की स्टोरी। अब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देखें, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर जनरेशन, राइट? तो पावर जनरेशन में भी सेम स्टोरी है, क्योंकि इस बार बारिश एक्सटेंडेड रही है। तो बारिश की वजह से जो टेम्परेचर्स थे अक्टूबर में, एवरेज टेम्परेचर्स, वो काफ़ी कम रहे। सो पिछले साल अक्टूबर में एवरेज टेम्परेचर था 27.1 डिग्री सेल्सियस और इस अक्टूबर में एवरेज टेम्परेचर कम होकर 25.6 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1.5 डिग्री ऑलमोस्ट कम रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो कम रही। चाहे कमर्शियल कूलिंग डिमांड हो या एसी डिमांड हो या फिर रेफ्रिजरेटर डिमांड हो, ये सारी जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम रही है, जिसकी वजह से पावर जनरेशन जो है वो इस बार कम रहा है। और इनफैक्ट अगर हम एनटीपीसी का प्लांट लोड फैक्टर देखें, एनटीपीसी जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है। उनका प्लांट लोड फैक्टर यानी कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखे तो वो भी Q2 में, सितंबर में सिर्फ 66% रहा, जो कि पिछले साल के Q2 में 72% था कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उनका कम हुआ क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कम रही और यही चीज़ उनके रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हुई। उनके क्वार्टरली रिजल्ट यानी कि सेल्स देखो आप तो ऑलमोस्ट 0% से बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 4% से डिक्रीज हुआ है एनटीपीसी का, राइट? सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कम हुआ है। कोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ये दोनों कम हुए हैं, क्यों? क्योंकि वेदर का इम्पैक्ट है। अब वेदर का इम्पैक्ट जो है वो टेम्पररी इम्पैक्ट रहता है। हो सकता है अब नवंबर दिसंबर से ये जो ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड, ये रिवर्स हो जाए और इन दोनों में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। फिर थर्ड हम देखें तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस फोर्थ है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। अब क्रूड ऑयल का जो वेटेज है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में वो ऑलमोस्ट 8.98% है, ऑलमोस्ट 9%, और नेचुरल गैस का ऑलमोस्ट 6.88% वेटेज है। क्रूड ऑयल जो है उसका प्रोडक्शन 1.2% से गिरा है अक्टूबर महीने में और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 5% ईयर ऑन ईयर से गिरा है अक्टूबर महीने में। अब क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन जो गिरा है उसका मेन रीज़न स्ट्रक्चरल है। क्या है रीज़न? वेल, हमारे जो इंडिया के जो ऑयल फील्ड्स है, ऑयल रिजर्वॉयर्स है, वो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं। सो फॉर इंस्टेंस वेस्टर्न शोर पे आप बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड देखो, रिजर्वॉयर देखो, तो वो काफ़ी मेच्योर हो चुका है, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन है वो नहीं हो पा रहा। ये एक स्पॉन्ज की तरह है कि जैसे स्पॉन्ज अगर हमने स्क्वीज़ किया तो उसमें से पानी निकलेगा, लेकिन अगर 3-4 बार स्क्वीज़ किया तो फिर कम पानी निकलेगा। तो इसी तरह क्रूड ऑयल का है कि लो प्रेशर होने के कारण क्रूड ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन मेच्योर ऑयल फील्ड में से है वो अब
कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है उस पर इम्पैक्ट आ रहा है और नई डिस्कवरीज भी, नए ऑयल फील्ड्स की डिस्कवरीज भी नहीं हो पा रही। तो ये भी एक स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट जो है इसका, ये क्रूड ऑयल पे पड़ रहा है। नेचुरल गैस पे भी सेम इशू है। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के इतने शार्प डिक्लाइन होने के पीछे जो रीज़न है वो स्ट्रक्चरल है, जिसको चेंज करना, जिसको रिवर्स करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो रिमेंबर कि कोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये दोनों पे जो इम्पैक्ट है वो वेदर रिलेटेड इम्पैक्ट है, टेम्पररी इम्पैक्ट है, और क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे जो इम्पैक्ट है वो स्ट्रक्चरल है। तो इन चारों को मिला के एक एनर्जी कॉम्प्लेक्स बनता है। कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ये सारे एनर्जी जनरेशन में यूज होते हैं, तो एक एनर्जी कॉम्प्लेक्स है। और इन सारे में, इन चारों में जो ग्रोथ है वो गिरी है। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें, दूसरे 4 सेक्टर्स देखें इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में, तो एक तो है स्टील, फिर दूसरा है सीमेंट, फिर तीसरा है रिफाइनरी और चौथा है फर्टिलाइजर्स। अब ये सारे जो सेक्टर्स हैं वो कंजम्पशन बेस्ड सेक्टर्स है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो स्टील का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सीमेंट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा अगर सीमेंट डिमांड ज़्यादा होगी, राइट। तो स्टील में आप देखो, स्टील स्टील का जो वेटेज है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में वो बहुत ज़्यादा है। एट ऑलमोस्ट 17.92%, यानी कि ऑलमोस्ट 18%, और स्टील में ऑलमोस्ट 6.7% का पॉजिटिव ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अब स्टील में ग्रोथ क्यों है? वेल, जैसे मैंने बात किया कि अगर डिमांड स्ट्रांग हो तो स्टील प्रोडक्शन स्ट्रांग होगा। डिमांड किस तरफ से स्ट्रांग है? एक तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रही है इस साल। तो फॉर इंस्टेंस अप्रैल से सितंबर तक का डेटा देखो तो अप्रैल से सितंबर में कंपेयर टू द सेम पीरियड प्रीवियस ईयर, गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर, चाहे रेलवेज हो, रोड्स हो, या पावर प्लांट्स हो, या डैम्स हो, इन सब में कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 40% ज़्यादा किया है। टोटल 5.8 लाख करोड़ जितना किया है, तो 40% ज़्यादा है प्रीवियस ईयर से। गवर्नमेंट केपेक्स ज़्यादा करेगी तो नेचुरली स्टील की डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा और अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली दूसरा रीज़न तो ये है कि अक्टूबर महीने में ऑटो सेल्स भी बहुत अच्छे रहे, क्योंकि जीएसटी रेट्स कट किए हैं। पहले ऑटोज पे 28% जीएसटी रहता था, अब 18% कर दिया है। तो ऑटो के रिटेल सेल्स जो है अक्टूबर में वो ओवरऑल ऑलमोस्ट 40% से बढ़े हैं। ऑटो की रिटेल सेल्स, पैसेंजर व्हीकल सेल्स फॉर इंस्टेंस 11% से बढ़े हैं, और टू व्हीलर सेल्स तो ऑलमोस्ट 50% ईयर ऑन ईयर से बढ़े हैं। तो ऑटो सेल्स अपस्विंग होने के कारण भी स्टील की डिमांड ज़्यादा रही है, तो स्टील पे जो ग्रोथ है, स्टील की जो ग्रोथ है वो काफ़ी शार्पली बढ़ी है। इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर हम बात करें, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील का जो प्रोडक्शन है वो सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY26 में ऑलमोस्ट 17% से बढ़ा इन वॉल्यूम टर्म्स, और यही उनके क्वार्टरली सेल्स और प्रॉफिट फिगर में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। उनसे उनके क्वार्टर 2 के सेल्स जो है वो 14% से बढ़े, नेट प्रॉफिट भी 166% से बढ़ा, क्योंकि स्टील की डोमेस्टिक डिमांड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, और वही चीज़ हमारे इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में रिफ्लेक्ट हुई है 6.7% में। सिमिलरली सीमेंट का जो वेटेज है ओवरऑल इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में वो 5.37% है, और सीमेंट में जो ग्रोथ है वो भी 5.3% से पॉजिटिवली बढ़ी है। अब नॉर्मली हम ये सोचेंगे कि यार मॉनसून में तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ धीमी हो जानी चाहिए, तो सीमेंट डिमांड भी कम हो जानी चाहिए, लेकिन सीमेंट में जो ग्रोथ है वो काफ़ी काउंटर इंट्यूटिव रही है। क्यों? क्योंकि इस बार बारिश अच्छी होने से फार्म इनकम्स जो है वो बढ़ी है। फार्म इनकम्स बढ़ी है तो उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन में शायद ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा स्पेंडिंग की हो, जिसकी वजह से सीमेंट की डिमांड बढ़ी है। तो रूरल एरियाज में जो है एक वेल्थ इफेक्ट दिख रही है, जिसकी वजह से सीमेंट का जो कंजम्पशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? वेल, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर्स है, उन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये स्टेटमेंट दिया है कि रूरल मार्केट्स आर डिलीवरिंग अ ग्रोथ ऑफ 13%, यानी कि डबल डिजिट ग्रोथ दे रही है उनके सीमेंट डिमांड को। और तो ये तो एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये भी है कि अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपनी जो कैपेसिटी है, टारगेट, वो 200 मिलियन टन्स पर एनम कर दिया है। प्रोडक्शन कैपेसिटी टारगेट 200 मिलियन टन्स पर एनम कर दिया है। उन्होंने अपने कॉन कॉल में क्या लिखा है? उन्होंने अपने कॉन कॉल में लिखा है कि आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वी हैव सोल्ड मोर देन 31 मिलियन टन्स ऑफ सीमेंट दिस क्वार्टर, even when rain gods have been in full fury till almost a few days ago। तो बारिश इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा गिरी है, उसके बावजूद हमने हमारा सीमेंट प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखा है। तो हो सकता है रूरल एरियाज में एक वेल्थ इफेक्ट दिखने मिले, उनकी फार्म इनकम्स बड़ी है क्योंकि बारिश अच्छी थी, पाक अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से
उन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में स्पेंडिंग ज़्यादा किया हुआ है। अगेन हमने देखा कि गवर्नमेंट ने केपेक्स तो स्ट्रॉन्ग ही रखा है, तो गवर्नमेंट का केपेक्स बढ़ने से भी सीमेंट की डिमांड बढ़ रही। तो ये हो गया सीमेंट की बात। देन रिफाइनरी की अगर हम बात करें तो रिफाइनरी का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में वन ऑफ द हाईएस्ट है एट 28%, और उसमें ग्रोथ 4.6% का है, पॉजिटिव 4.6%। तो अगर रिफाइनरी में अगर ग्रोथ नहीं होता ऑयल रिफाइनिंग में, तो फिर इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज जो है उसका ग्रोथ जो है वो फ्लैट से 0% ग्रोथ से नेगेटिव हो जाता। रिफाइनरी में ग्रोथ क्यों है? अगेन क्योंकि जीएसटी रेट्स कम होने से और रिटेल ऑटो सेल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि फ्यूल स्टेशंस ने डीजल और पेट्रोल का रीस्टॉकिंग किया होगा, जिसकी वजह से ऑयल रिफाइनिंग जो है वो फुल स्विंग में रही। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। एंड देन फर्टिलाइजर्स का वेट ज़्यादा नहीं है इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में, आईसीआई में सिर्फ 2.6% का वेट है, लेकिन फर्टिलाइजर्स में हाईएस्ट ग्रोथ है एट 7.4%। अगेन क्योंकि इस बार बारिश अच्छी रही है, तो खरीफ क्रॉप का जो हार्वेस्ट है वो अच्छा रहा है, और विंटर क्रॉप्स यानी कि रबी क्रॉप्स की जो बुआई है उसके लिए हो सकता है फर्टिलाइजर की डिमांड ज़्यादा रही हो, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स में प्रोडक्शन ग्रोथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे जो कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स है उनमें पॉजिटिव ग्रोथ है। तो एक तरह से ये दर्शाता है कि कंजम्पशन साइड ऑफ द इकोनॉमी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। लेकिन जो कमोडिटी एनर्जी रिलेटेड सेक्टर्स जो है उनमें वेदर रिलेटेड इश्यूज है और स्ट्रक्चरल इश्यूज है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म इश्यूज है कि हमारे जो ऑयल फील्ड है वो मैच्योर हो गए हैं, नई डिस्कवरीज हुई नहीं है ऑयल फील्ड्स की। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड क्रूड प्रोडक्शन में इंडिया में, नेचुरल गैस में भी। लेकिन कोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है उसमें वेदर रिलेटेड इंपैक्ट है, जो आगे नवंबर दिसंबर में अब बारिश बंद हो गई है, तो इनमें जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़नी चाहिए आगे जाके। हालांकि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में फ्लैट ग्रोथ है, लेकिन ये फ्लैट ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि इंडिया का इंडस्ट्रियल इंजन जो है वो स्लो हो रहा है। टेम्परेरी फिनोमिनन है, स्ट्रक्चरल फिनोमिनन नहीं है, ये आगे जाके रिवर्स हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो इंसाइटफुल रहा हो। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट वीक।